हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो इस लेक्चर में मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ कुछ इफ़ेक्ट्स के बारे में, ब्रीदिंग से रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड और रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। ये दो टॉपिक आज मैं पढ़ाऊँगी। इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आपको रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद से हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया एंड लंग पढ़ाया, फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले P50 होता क्या है? तो P50 क्या होता है? एक पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, जहाँ पे 50% ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है, सेचुरेट हो जाता है। मतलब चार अगर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है उसमें 4 पोरफायरिन रिंग पाए जाते हैं। अगर 2 से ऑक्सीजन बाइंड कर लिया तो इसे क्या कहेंगे? 50% सेचुरेटेड, ठीक है। 50% सेचुरेशन होता है, ठीक है। देखिए वर्ड्स में क्या लिखा गया, वही चीज़ लिखी गई है। इट इज़ अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच 50% ऑफ हीमोग्लोबिन इज सेचुरेटेड विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है? सेचुरेट हो जाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 28 mmHg। तो मैंने आपको वही बताया कि अगर मान लीजिए 4 इस तरीके से, ठीक है, 4 जो है इस तरीके से ऑक्सीजन है और सारे से क्या करें, इन दोनों से ऑक्सीजन बाइंड कर ले तो 50% ये क्या हो जाएगा, 50% सेचुरेट हो जाएगा और 50% बाकी है, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है? P50 बोला जाता है। इसका एक फार्मूला है, P50 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। एफिनिटी का मतलब होता है बाइंडिंग प्रॉपर्टी, कैसे वो बाइंड करता है उसी को क्या बोला जाता है? एफिनिटी बोला जाता है, ठीक है। तो फिर P50 क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है किसके? 1 अपॉन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर P50 क्या है, अगर P50 आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, अगर P50 इंक्रीज कर रहा है, मैंने आपको हमेशा बताया कि इस साइन का मतलब है इंक्रीज, ठीक है। अगर P50 इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन जो है किस लेवल पे होगा? टिश्यू लेवल पे होगा, ठीक है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन टिश्यू लेवल पे होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन यानी कि P50 घट रहा है तो ये किस पे होगा? लंग लेवल पे होगा, यानी लंग्स में होगा। और अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो मतलब ये टिश्यू लेवल पे हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अब हम कुछ इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बोहर्स इफेक्ट, हेल्डाने इफेक्ट, क्लोराइड शिफ्ट, इन सारे इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें P50 का रोल आता है, इसलिए मैंने P50 आपको सबसे पहले पढ़ाया, ठीक है। तो ये है बोहर्स इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। पीएच का ऑक्सीजन की एफिनिटी जो होती है हीमोग्लोबिन के साथ, उसका पीएच पे, उस पर पीएच का क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में बताया गया, ठीक है। इफेक्ट ऑफ CO2 ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू डिसोसिएट ऑक्सीजन कर्व फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू सिस्टमेटिक टिश्यू। यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व में ऑक्सीजन को हटा के CO2 बाइंड करता है, ठीक है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब टूटना, ठीक है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को तोड़ा जाता है, उनका डिसोसिएशन होता है और CO2 उसकी जगह पे बाइंड करता है। और ये किस पे होता है? सिस्टमेटिक कैपिलरी में होता है। और इसमें क्या होता है? P50 हाई होगा। मतलब P50 हाई का मतलब किस पे हो रहा है? टिश्यू लेवल पे हो रहा है और इसकी एफिनिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या करेगा? कर्व जो है, मैंने कल आपको बताया था ना, दो तरह से वो कर्व शिफ्ट होता है, एक राइट में एक लेफ्ट में, ठीक है। यहाँ देखिए थोड़ा सा स्पेस है, मैं बताऊँ आपको। ये देखिए अगर ये कर्व है, ठीक है, एक यहाँ मान लीजिए एक ये, इस पे ऑक्सीजन का और यहाँ P50, ठीक है। सिग्मॉइड कर्व बनता था इस तरीके से, ठीक है, सिग्मॉइड कर्व। अगर यही कर्व मान लीजिए ये नॉर्मल कर्व है और यही कर्व अगर राइट की तरफ, यानी कि किस तरफ? आपके हैंड के राइट की तरफ, ठीक है, अगर राइट की तरफ क्या हो जाए? शिफ्ट हो जाए तो ये क्या होता है? इसकी एफिनिटी घट जाती है, यानी कि यहाँ पे CO2 ज़्यादा बाइंड करने लगेगा, उसको अफेक्ट करेगा। कल जब मैंने इफेक्ट आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे थोड़ा सा बताया भी था कि इसे बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन, ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व जो मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था, नाम लिया था बोहर्स इफेक्ट का। तो यही होता है जब ये कर्व क्या हो, इस तरफ को क्या हो जाए? शिफ्ट हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? बोहर्स इफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हाल्डाने इफेक्ट के बारे में। हाल्डाने इफेक्ट आपका रिलेटेड होता है लोअर अमाउंट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड हायर अमाउंट ऑफ
CO2 कैरिंग कैपेसिटी इन ब्लड। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो अमाउंट होगा ऑक्सीजन को कैरी करने का वो लोअर हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। ठीक है, और इसमें इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन टू डिसोसिएट CO2 फ्रॉम HCO3 एंड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, इसकी कैपेसिटी को घटा देता है कि CO2 जो है HCO3 और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ना निकले। ये पल्मोनरी कैपिलरीज से रिलेटेड होता है। यहाँ पे P50 वैल्यू क्या होगी, डिसोसिएट होगी। ठीक है, तो ये किस लेवल पे होगा, लंग लेवल पे होगा, इसलिए पल्मोनरी कैपिलरीज का यूज हो रहा है। और कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट में। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए, अगर कर्व आप ले लेते हैं, ये देखिए आप, अगर आपने कर्व लिया, ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो कर्व है वो क्या होगा, इस तरीके से बनेगा, लेकिन ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी और CO2 की कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, यहाँ पे घट जाएगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्लोराइड शिफ्ट के बारे में। क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, देखिए क्लोराइड शिफ्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब भी मैंने कल आपको जब पढ़ाया था CO2 का ट्रांसफ़र, तो बताया था किस तरीके से CO2 का ट्रांसफ़र होता है, प्लाज्मा में कम होता है और RBC में ज़्यादा होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, HCO3 बाहर निकल रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से RBC के अंदर, ये पूरा RBC मॉलिक्यूल है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा RBC मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, RBC मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, जब HCO3 बाहर निकल जा रहा है, HCO3 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस की कमी हो जा रही है अंदर। उसी कमी को पूरा करने के लिए क्लोराइड आयन को अंदर की तरफ भेजा जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर शिफ्ट या रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोला जाता है। हैम्बर्गर इफेक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी हैम्बर्गर नामक के साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसको हैम्बर्गर इफेक्ट बोला जाता है। रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट मतलब कि रिवर्स में इस क्लोराइड को भेजा जा रहा है, अगर यहाँ पे कमी पूरी हो जाएगी तो क्लोराइड फिर से बाहर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ निगेटिव आयन विच मेंटेन इलेक्ट्रिकल बैलेंस बिटवीन ब्लड प्लाज्मा एंड RBC साइटोसॉल नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। यही बात मैंने आपको बताई कि जो RBC है, ठीक है, यहाँ ये RBC है आपका, RBC सेल, और बाहर की तरफ प्लाज्मा है। इसमें जो है आयन को, निगेटिव आयन की जो वैल्यू है उसको मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, HCO3 जब बाहर आया तो यहाँ तो HCO3 का प्लाज्मा में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, लेकिन उसका निगेटिव आयन का कंसंट्रेशन RBC में कम हो गया। इसी RBC में जो कम कंसंट्रेशन है, इसी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, क्लोराइड आयन को अंदर की तरफ भेजा जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। मतलब क्लोराइड को शिफ्ट किया जा रहा है बाहर से अंदर की तरफ, किसकी कमी को पूरा करने के लिए, जो HCO3 बाहर निकल जा रहा है उसकी कमी को पूरा करने के लिए। इस इफेक्ट को हैम्बर्गर इफेक्ट या रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि रिएक्शन किसके द्वारा कैटालाइज होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के द्वारा। ये मैंने कल भी आपको बताया था जब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट मैंने पढ़ाया था एज अ कार्बामिनो एसिड या एज अ कार्बोनेट आयन, तो वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी। तो होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि P50 क्या होता है, बोहर्स इफेक्ट क्या होता है, हेल्डानी इफेक्ट क्या होता है और क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसका जो है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग के बारे में कि रेगुलेशन ब्रीदिंग की कैसे होती है, आखिर कौन कौन से नर्व्स हैं या हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्रीदिंग। जो हम सांस लेते हैं वो क्या है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, मतलब अनैच्छिक क्रिया है, मतलब इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आखिर ये कहीं से तो कंट्रोल होता होगा, ये कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन से। तो हम देखेंगे ये हमारे ब्रेन के कौन कौन से पार्ट से कंट्रोल होता है। तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में देखिए दो तरह का कंट्रोल होता है, एक नर्वस कंट्रोल यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल, और दूसरा कंट्रोल है आपका केमिकल कंट्रोल। ये दो टाइप का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो नर्वस कंट्रोल में सारा फंक्शन किसके द्वारा होता है, जो हमारी नर्व्स होती हैं, जो ब्रेन में नर्व्स पाई जाती हैं उनके द्वारा होती हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नर्व्स कंट्रोल के बारे में। तो नर्व्स कंट्रोल में दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं हमारे ब्रेन में। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा इन पॉन्स वेरोली और पॉन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लोंगाटा और पॉन्स वेरोली। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करता है। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, मतलब जो हम लोग का रिदम चलता है रेस्पिरेशन का,
इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन उसी को क्या करता है, उस रिदम को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसमें दो तरह के ग्रुप ऑफ सेल पाए जाते हैं। सबसे पहला ग्रुप ऑफ सेल क्या है, DRG, जिसे डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कहा जाता है, DRG और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और सेकंड ग्रुप पाया जाता है VRG, जिसे वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप पाया जाता है। हमारे ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगाटा, वहाँ पर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पाए जा रहे हैं, दो टाइप के, एक डॉर्सल साइड में डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल साइड में वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल और वेंट्रल आप कैसे जान सकते हैं, जो हमारी हाथ की हथेलियां हैं, जो उसका काला पार्ट होता है, ठीक है, ब्लैक वाला पार्ट, ठीक है, वो क्या होता है, जिसमें नील्स पाई जाती हैं, वो हम लोग का डॉर्सल पार्ट होता है। ठीक है, और जो हम लोग का वाइट वाला पार्ट होता है, जहाँ पे हाथ की लकीरें बनी होती हैं जिस तरफ, वो क्या होता है, हम लोग का वेंट्रल पार्ट होता है। ठीक है, तो इसी तरह ब्रेन में भी जो पीछे का पार्ट है डॉर्सल और आगे जो पार्ट पाया जाएगा वो वेंट्रल। तो डॉर्सल पार्ट क्या कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है आपका ब्रीदिंग को, इंस्पिरेटरी सेंटर को, और VRG क्या कंट्रोल करता है, एक्सपिरेटरी सेंटर को। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों के ब्रेन में कंट्रोल होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पॉन्स में किस तरीके से होता है। तो पॉन्स में क्या होता है, दो तरह के पॉन्स में स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जब आप पढ़ेंगे ब्रेन में तो इस तरीके से पॉन्स पाया जाता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा आपके फोर ब्रेन में सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, सॉरी हैंड ब्रेन में पाई जाती हैं। फोर ब्रेन में तो आपका सेरिबेलम और हाइपोथैलेमस पाया जाता है। ठीक है, और हैंड ब्रेन में आपका क्या क्या पाया जाता है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, और सेरिबेलम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो पॉन्स इन अपर पॉन्स और इन लोअर पॉन्स। अपर पॉन्स में एक सेंटर पाया जाता है जिसे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहते हैं, और अभी मैं इसका डायग्राम भी आपको दिखाऊंगी। और लोअर पॉन्स में एक सेंटर पाया जाता है जिसे एपन्यूस्टिक सेंटर कहते हैं। अपर पॉन्स में न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और लोअर पॉन्स में एपन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, जो अपर पॉन्स होता है जिसे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहते हैं, ये स्विच ऑफ करता है इंस्पिरेशन को और डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो जो 2 सेकंड का आप इंस्पायर करते हैं 3 सेकंड में छोड़ते हैं सांस को, यही इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है, सांस लेने को, वो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। और एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है, ये रोल प्ले करता है डीप ब्रीथिंग में और इंस्पिरेशन को जो है सांस की गति को बढ़ाता है। ठीक है, तो मेनली ये किस में रोल प्ले करते हैं, इंस्पिरेशन में। अब इसका डायग्राम आप यहाँ नीचे से देखिएगा पहले, फिर मैं केमिकल बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, और ये पॉन्स का ये पार्ट लिया गया है, ये हो गया आपका पॉन्स और नीचे मेडुला। पॉन्स में अपर पॉन्स को न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और लोअर पॉन्स को एपन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, और मेडुला में यहाँ पे आगे की तरफ डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर और पीछे की तरफ वेंट्रल रेस्पिरेटरी, या आप कह सकते हैं पीछे की तरफ डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर और आगे की तरफ वेंट्रल रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये मेडुलरी रेस्पिरेटरी ग्रुप है और ये पॉन्स रेस्पिरेटरी ग्रुप है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये रेस्पिरेटरी ग्रुप कैसे वर्क करते हैं। यहाँ पे देखिए, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक सेंटर, ये DRG डॉर्सल में और VRG वेंट्रल में। ठीक है, इससे रिलेटेड फ्रेनिक मसल डायाफ्राम में, ये एक्स्ट्रनल इंटरकॉस्टल मसल जो मैंने रिब्स में बताया था, ये सारी चीज़ें आपकी कल मैंने बताई थी। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ये सारी चीज़ें मैं बताई। VRG जो है देखिए क्या कंट्रोल करता है, आयोटिक बॉडी से कंट्रोल करती हैं। ठीक है, VRG और DRG को ये दो तरह की जो आपके हार्ट में, ये देखिए हार्ट का स्ट्रक्चर है, हार्ट में आयोटिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, इन चीज़ों का कंट्रोल करती हैं। ठीक है, और ये देखिए VRG और VRG आपका कैरोटिड बॉडी और आयोटिक बॉडी को भी कंट्रोल करता है, ICM और एब्डोमिनल मसल को भी। और DRG का काम क्या है, ये फ्रेनिक मसल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को ये रेगुलेट करता है। तो होप ये इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, केमिकल रेगुलेशन में क्या होता है। केमिकल रेगुलेशन में कीमोसेंसिटिव एरिया पाए जाते हैं जस्ट एडजेसेंट टू डॉर्सल रेगुलेटरी ग्रुप। डॉर्सल रेगुलेटरी ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट में मतलब बगल में, अगर ये डॉर्सल रेगुलेटरी ग्रुप है तो यहीं बगल में क्या पाए जाते हैं, कीमो सेंसिटिव एरिया पाए जाते हैं, जिसमें हाईली सेंसिटिव CO2 और H+ के लिए होता है। ये क्या करते हैं, CO2 और H+ रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो रेगुलेशन आपको समझ में आया होगा। ब्रेन का 2 पार्ट है, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा में डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप मिलके
DRG आपका इंस्पिरेशन में और VRG एक्सपिरेशन में हेल्प करता है। और आपके इसमें पॉन्स में दो पार्ट पाए जाते हैं, एपन्यूस्टिक सेंटर और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर क्या करता है, इंस्पिरेशन को कम करता है और एपन्यूस्टिक सेंटर रेस्पिरेशन को ज़्यादा करता है। ठीक है, इसको मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको बताया कि कैसे ये पाए जा रहे हैं, कट करके डायग्राम मैंने आपको बताया। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर, डॉर्सल साइड में आपका डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल साइड में वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल वेंट्रल कैसे आप अपनी बॉडी में जान सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लेते हैं जो किसकी वजह से होती हैं, रेस्पिरेशन में या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर या कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले कफ। ठीक है, कफ तो आप सब जानते होंगे, जो आपको थूक आता है। फॉर्सिबल एक्सपिरेशन इसको कहते हैं, स्नीजिंग छींकना, फॉर्सिबल एक्सपिरेशन कहते हैं, यार्निंग, लो ऑक्सीजन एक्सटेंशन, प्रोलॉन्ग रिस्पिरेशन जिसे आप क्या कहते हैं, जम्हाई लेना। ठीक है, हिक्कपिंग मतलब हिचकी आना, नॉइजी इंस्पिरेशन ड्यू टू मस्कुलर स्पैज़म ऑफ डायाफ्राम। ये किसकी वजह से होता है, हम लोगों के डायाफ्राम में जब मस्कुलर स्पैज़म यानी कि मस्कुलर उसकी क्या करते हैं, स्पैज़म एक दूसरे के ऊपर ऐसे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, तो क्या होता है, इसकी वजह से हमको हिक्कपिंग हिचकी आती है। ठीक है, या जो सब लोग टर्मिनोलॉजी देते हैं, एनालॉजी की कोई याद कर रहा है तो बंद हो जाएगा, ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप अचानक से कोई चीज़ सोचते हैं तो वो मसल हम लोगों की रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी हिचकी बंद हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि आपको कोई याद कर रहा है इस वजह से हिचकी आ रही है। ठीक है, फिफ्थ डिजीज है ब्रोंकाइटिस। ये किसकी वजह से होता है, आपकी ब्रोंकाई में मैंने आपको बताया था, ब्रोंकस लंग में, एल्वियोली, ये सारी चीज़ें बताई थी। ये ब्रोंकस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन का मतलब सूज जाता है, फूल जाता है। ये एक्यूट हो सकता है कम में जिसमें चेस्ट कोल्ड होता है, या क्रोनिक भी हो सकता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। किसकी वजह से होता है, अगर क्रोनिक डिजीज हो रहा है तो अगर आप सिगरेट की स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से। ब्रांकियल अस्थमा, अस्थमा के बारे में आप सबने सुना होगा। ये क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन एयरवे। ठीक है, जो आपका पासेज होता है जहाँ से आपकी हवा पास होती है वहाँ पे क्या हो जाता है, ये यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। सिम्टम क्या क्या है इसका, डिफ़िकल्ट होता है ब्रीदिंग करने में, कफिंग, वीजिंग, चेस्ट टाइट हो जाती है, फटीग हो जाता है और एंजाइटी होती है इसकी वजह से। ठीक है, इफाइसेमा, इफाइसेमा में क्या होता है, डैमेज हो जाता है आपका एल्वियोलर वॉल। ठीक है, एल्वियोलर वॉल जो होती है लंग्स में वो डैमेज हो जाती है। इसके सिम्टम क्या है, लॉन्ग टर्म इरिटेशन मतलब खुजली होना, सिगरेट की स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन की वजह से ये हो सकते हैं। ठीक है, न्यूमोनिया के बारे में आप सबने सुना होगा। फ्लूइड फिल्ड एल्वियोली, एल्वियोली क्या हो जाती है इसमें, उसमें फ्लूइड भर जाता है, यानी तरल पदार्थ जिसे कहते हैं, या पानी का भर जाना, पानी भर जाता है। ये यूजुअली कॉजेज बाय इन्फेक्शन विथ वायरसेस और बैक्टीरिया, लेस कॉमनली बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूजुअली ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया या वायरसेस की वजह से होता है। लेस कॉमनली इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आ जाते हैं कोई तो उसकी वजह से भी हो जाता है। जैसे कि इसका मेन कॉजिंग एजेंट क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है, ये बैक्ट का मतलब लिखा हुआ है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया लिखा हुआ है। सिम्टम इसका क्या क्या है, क्या क्या दिखाई देता है सिम्टम, फीवर और ब्रीदनेस। ठीक है, CODP, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, ये क्या होता है, एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू नैरोइंग एयरवे। एयरवे इसमें क्या होता है, जहाँ से हवा पास होती है हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के बारे में आप सब ने सुना होगा। ये अफेक्ट करता है लंग को, किसके द्वारा होता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक बैक्टीरिया होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, अगर वो आपके अंदर एंटर कर जाता है तो उसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसमें कफ, डिस्पनिया, हीमोपाइटिस, लिथार्जी, ये सारे डिजीज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ORD, जिसे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस हो जाता है, मतलब सिलिका और एस्बेस्टॉस दो ऐसे एलिमेंट होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। ठीक है, कुछ टर्म होते हैं जिनका यूज होता है तो उसको देखते हैं, ये टर्म क्या क्या है। जैसे एपनिया अगर कह रहे हैं तो एपनिया का मतलब एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का एब्सेंस हो जाना, इस टर्म को एपनिया कहते हैं। यूपनिया, नॉर्मल ब्रीदिंग को यूपनिया कहते हैं। हाइपोपनिया, डिक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट को क्या कहते हैं, हाइपोपनिया कहते हैं। हाइपरपनिया, हाइपर का मतलब, हाइपो का मतलब कहीं भी अगर हाइपो आ रहा है तो उसका मतलब डिक्रीज होता है, और कहीं भी अगर हाइपर आ रहा है तो उसका मतलब इंक्रीज होता है। कहीं भी अगर ये टर्मिनोलॉजी आए हाइपो या हाइपर की, तो हाइपो मीन्स डिक्रीज, हाइपर मीन्स इंक्रीज। ठीक है, डिस्पनिया का मतलब पेनफुल ब्रीदिंग, आपको सांस लेने में क्या हो, दर्द महसूस हो, पेन महसूस हो, तो उसे क्या कहते हैं, पेनफुल ब्रीदिंग या
डिस्पनिया कहते हैं। ऑर्थ्रोपनिया मतलब इनएबिलिटी इन ब्रीदिंग इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अगर आप हॉरिजॉन्टल पोर्शन में होके ब्रीदिंग कर रहे हैं और उसमें दिक्कत आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्थोपनिया। तो होप गाइज ये क्लास आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले इसमें मैंने आपको बताया कुछ डिसऑर्डर्स के इफ़ेक्ट्स के बारे में, जिसमें P50 हाल्डाने इफ़ेक्ट, उसके बाद से क्लोराइड शिफ्ट और बोहर्स इफेक्ट बताया। फिर मैंने आपको बताया रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग मैकेनिज्म के बारे में, एक नर्वस कंट्रोल नर्व्स के द्वारा कैसे होता है, और एक केमिकल कंट्रोल केमिकल के द्वारा कंट्रोल कैसे होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि कुछ डिसऑर्डर्स या कुछ बीमारी किस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती हैं उनके बारे में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो गाइस आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।